नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज 6 मई का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। हम लोग देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं। वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। सबसे पहले ये स्कीम है। इस स्कीम का नाम है ECLGS, मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। जैसा कि इसका नाम है, ये एक प्रकार की सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत क्राइसिस के समय सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। इसका टोटल आउटले जो है 18,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये MSME सेक्टर को जो है क्राइसिस के इफ़ेक्ट से शील्ड करने के लिए है, लेकिन ये सिर्फ MSME के लिए नहीं है, ये एयरलाइंस के लिए भी है जो जिनकी स्थिति जो है ख़राब हो रही है। ठीक है। और एक बात ये भी है कि इसके अंतर्गत फ्रेश लोन नहीं दिए जाते हैं। जो ऑलरेडी बैंक्स के क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, तो क्राइसिस के समय क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। उस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ही इस तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसको जो है जो एक फेमस मतलब क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, उसका क्या नाम था, ऐसा करके कुछ नाम था, क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट। उसके नाम में इस तरीके का कीवर्ड आता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी उसका नाम था। ठीक है। तो वो इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। बैंकिंग के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितना मतलब अमाउंट है जो सैंक्शन किया गया है। ठीक है। तो अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। बाकी कुछ चीज़ें अगर छूट जाएं या फिर कहीं पे गैप रहे तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसको जो है गैप को फिल करें और चीज़ें ऐड करें। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी वर्तमान में 33 जज हैं और चीफ जस्टिस जी को मिला दिया जाए तो 34 जज हो जाते हैं। ठीक है। तो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, 34 से 38 की जा रही है। उसके लिए जो एक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रही सरकार 2026 का अमेंडमेंट। ठीक है। तो बस यही था इसमें। अगला देखो, इसमें क्या है, ये जो इस तरीके की जो न्यूज़ होती है ना, कई दफ़ा मेंस में आइसोलेटेड क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट से आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। UPPCS के मेंस में एक क्वेश्चन आया था हैंडलूम इंडस्ट्री से। ठीक है। तो हैंडलूम इंडस्ट्री में कॉटन का तो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऐसी चीज़ें अगर याद रहें तो काम बन जाता है। तो इसमें याद कर लो ये कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी सरकार लेकर आई है। उस मिशन का अपन को ड्यूरेशन पता होना चाहिए। उस मिशन का अपन को ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि 2026-27 से 2030-31 तक है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट्स क्या हैं। अगर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को लेकर के बात कर रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट ये है कि 500 लाख बेल के आसपास जो है हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर से 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक लेकर जाने का जो है हमारा टारगेट है 2031 तक। तो सवाल ये आता है कि अभी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया का इस समय वर्तमान में कॉटन प्रोडक्शन जो है 290 लाख बेल्स ड्यूरिंग 2025-26, यानी कि FY26 में 290 लाख बेल्स। इसको मोटा मोटी याद रखो कि 300 लाख बेल्स के आसपास जो है हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको लेकर के जाना है हमको 500 लाख के आसपास। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ानी, 440 किलोग्राम से 755 किलोग्राम बढ़ानी। और इसका ये वाला पीरियड याद रखो। और सरकार की एक और स्कीम थी पल्स को लेकर के, पल्स मिशन को लेकर के सरकार स्कीम लेकर आई थी। उसका भी जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो सेम है शायद से। ठीक है। उसको एक बार क्लैरिफाई करके आप लोग जो है बता दो। वैसे सेम है आई गेस, है ना। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा था कि दोनों का जो पीरियड है वो सेम है। अगली न्यूज़ देखते हैं। देखो, पढ़ने के लिए सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप पढ़ लोगे कम पड़ जाएगा। ठीक है। इसमें देखो, ये प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल नहीं है, वन डे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ये मेंस के काम की चीज़ है। गवर्नेंस टॉपिक में आप ये बता सकते हो कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, इट इज़ नॉट द पेनेसिया। कैसे पेनेसिया नहीं कि डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद जो है, ट्रांसपेरेंसी लाने के बावजूद जो है स्कैम्स हो रहे हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये दे सकते हो कि झारखंड की ट्रेजरी विभाग में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं ना, तो उसमें स्कैम हो गया बेसिकली। इट इन्वॉल्व इंटरनल मैनिपुलेशन एंड इट कॉज्ड crores of rupees loss
टू झारखंड गवर्नमेंट मिस यूजिंग स्टेट्स इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको अगर ये कीवर्ड याद रह जाता तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये शब्द यूज़ कर सकते हो आप, है ना, ट्रेजरी स्कैम। by misusing the state's integrated financial management system IFMS, it involved internal manipulation. Okay, illegally withdrew the amounts in the name of salaries, taxes, arrears। ठीक है, इसमें एक कीवर्ड के बारे में जो है आर्टिकल लिखा गया है, उस कीवर्ड के हम लोगों को पता होना चाहिए। वो कीवर्ड इकोसाइड। इकोसाइड ये जो कीवर्ड है, इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू गाल्स्टन। आर्थर डब्ल्यू गाल्स्टन जी ने जो है ये कीवर्ड दिया है इकोसाइड। और इकोसाइड का मतलब क्या होता है? इकोसाइड इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मैसिव लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डिवास्टेशन। तो इस तरीके से इकोसाइड को जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये अच्छा कीवर्ड है, किसी भी एनवायरनमेंट के निबंध में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन चर्चा चल रही है कि इकोसाइड को जो है आईसीसी के अंतर्गत ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। अभी नहीं लाया गया है इसको, ठीक है। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे कीवर्ड लगा वो ये था FCNRB। FCNRB ये क्या होता है? बैंक के कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनके ऊपर यूपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो इसमें FCNRB जो एक बैंक अकाउंट होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो FCNRB अकाउंट होते हैं उनमें विदेश में जो लोग रहते हैं ना, वो भारत के बैंकों में पैसा जमा करते हैं लेकिन फॉरेन करेंसी में जमा करते हैं। पहला पॉइंट ये जो होता है ये सेविंग्स नहीं होता है, और ये जो एक प्रकार का टर्म डिपॉजिट होता है, मतलब कि एक पीरियड के लिए आप पैसा जमा करते हो, तुरंत निकाल नहीं सकते हो। तो ये फॉरेन करेंसी में जमा होता है, पहला पॉइंट। ये टर्म डिपॉजिट होता है, दूसरा पॉइंट। इसमें क्या होता है? रिपैट्रिएशन अलाउड होता है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हो, निकाल करके ले जाओ पूरा पैसा, ठीक है। इसमें जो होता है इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसमें आप लोगों के लिए सवाल ये है कि जो इंटरेस्ट भारत सरकार पे करती है वो किस करेंसी में पे करती है, ठीक है। अगला इसमें ये है कि जो इंटरेस्ट है ना वो भी टैक्स फ्री है। इसमें ये चीज़ जो है समझने वाली है कि FCNRB डिपॉजिट्स में ये सारी सुविधाएं होती हैं। बेसिकली जब इंडिया का फॉरेक्स रिड्यूस हो रहा होता है या फिर इनफ्लो रिड्यूस हो रहा होता है, FDI रिड्यूस हो रही होती है, उस दौरान क्राइसिस की सिचुएशंस में हम लोगों ने इसको जो है यूज़ किया था FCNRB डिपॉजिट्स को, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अकाउंट्स होते हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए थोड़े बारे। तो उनमें एक और नाम आता है NRO का। NRO का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा इंडिया से अर्न किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये FCNRB वाला क्या होता है कि लोग बाहर कमा रहे हैं और वो अपनी करेंसी में यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन NRO वाला जो अकाउंट होता है उसमें क्या होता है NRO वाले अकाउंट में कि पैसा जो होता है ना वो इंडिया में रह कर कमाया जाता है, या इंडिया में उनके जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनके माध्यम से कमाया जाता है। कैसे? डिविडेंड के माध्यम से कमाया जा रहा है, या फिर कोई कंपनी बनाए हुए हैं वो कुछ प्रोडक्ट बेच रही है, उस तरीके से कमाया जा रहा है। रेंटिंग का बिजनेस है, रेंट के माध्यम से कमाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो डिपॉजिट होता है ना वो इंडियन करेंसी में इसका डिपॉजिट होता है, ठीक है। और इसमें ये भी होता है जब इंडियन करेंसी में डिपॉजिट हो रहा है और इंडिया में पैसा ही कमाया जा रहा है, तो इसमें रिपैट्रिएशन जो होता है वो टोटल जो होता है रिपैट्रिएशन नहीं अलाउड होता है, टोटल नहीं अलाउड होता है। और एक चीज़ ये भी है कि चूँकि ये इंडिया का ही पैसा है इसलिए भारत सरकार क्या करती, इसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगाती है, ठीक है। तो ये जो है आप ये दो चीज़ें याद रखो। NRO अकाउंट मैंने बता दिया, FCNRB बता दिया। अब आप अगर पढ़ रहे हो तो आप अपनी तरफ से NRE अकाउंट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? ये एक मतलब न्यूज़ थी, नॉर्मल सी नहीं कहूँगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बट लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सारा मोइन करके एक स्टूडेंट है जो कि जिसने अभी शायद से हाई स्कूल ग्रेजुएट किया है। तो उसका जो ग्रेजुएशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी विजिबिलिटी जो है लो है, मतलब फिज़िकली चैलेंज्ड है बेसिकली, है ना। तो लेकिन उसके बावजूद जो है उसने पढ़ाई करी और अच्छे नंबर लेकर के आई है। तो ऐसी चीज़ें जो है इंस्पायरिंग होती हैं।
और इसमें मुझे ये कीवर्ड सही लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट विल इम्पैक्ट इकोनॉमिक मोमेंटम। ऐसे लाइनें अगर आप याद रख पाओ तो मेंस एग्ज़ाम लिखने में काफ़ी काम आता है। कॉन्फ्लिक्ट विल इम्पैक्ट इकोनॉमिक मोमेंटम, इसमें ये देखो कीवर्ड है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अगर ऐसे कीवर्ड याद रह जाते हैं तो काम आते हैं। हाउ टू बिकम प्रोड्यूसर ऑफ इंटेलिजेंस रेदर देन इट्स टेनेंट, है ना, किराएदार बनकर नहीं रहना है कि फॉरेन के जो मॉडल्स हैं हम उनको जो यूज़ कर रहे हैं उनका किराया दे रहे हैं। वी नीड टू क्रिएट अवर ओन मॉडल्स, यूएसए देन दिस दैट। एफडीआई वाला टॉपिक निकल के आ रहा था, इसके ऊपर भी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी, मतलब मुझे उम्मीद है होगी कि जो 10% वाला रूल है, अगर ग्रेटर देन 10% है तो उसको हम एफडीआई कंसीडर करते हैं, लेस देन 10% होता है एफपीआई कंसीडर करते हैं। एफडीआई जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप समझ लो, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएंगे। पहला, एफडीआई जो आ रही होती है जिसको आप जान रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन दूसरा जो यूपीएससी ने पूछा था वो ये था कि री इन्वेस्टेड अर्निंग्स जो होती हैं, कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, पैसा कमाया, अगर वो इसको री इन्वेस्ट करती है वो भी एफडीआई कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेगमेंट में कितना पैसा, कितना एफडीआई अलाउड है। तो उसके ऊपर अगर आप समझना चाहें तो देखो, पावर सेगमेंट जो है उसमें 100% एफडीआई अलाउड है, लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर जो है उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है अभी, है ना। शांति बिल लेकर आए प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो रेगुलेटेड है, उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। और उसके बाद और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पावर हो गया, देन इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउड है, 100% अलाउड नहीं है ना। और एक मैंने चेक किया यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें टी स्टेट वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टी इंडस्ट्री है उसमें कितनी एफडीआई अलाउड है, तो उसमें भी 100% एफडीआई अलाउड है टी इंडस्ट्री में, है ना। तो ऐसे कुछ जो है इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर, टी, इंश्योरेंस। और कौन कौन सा इंडस्ट्री आपके दिमाग में आ रहा है आप जो है एक बार कमेंट में मेंशन कर दो कि किस में एफडीआई की कितनी पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, ये न्यूज़ समझ लो क्या है। इस न्यूज़ में ये किया है कि सरकार ने एक तरीके का रिफॉर्म लेकर के आई है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है ना, ये जो एफडीआई है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आ गई है सरकार कि सेंटर हैज़ इश्यूड न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एफडीआई प्रपोजल एज पर न्यू एसओपी। अब इसको मिनिस्ट्री वाइज बेसिकली देखा जाएगा, किसी एक जगह एक यूनिट के ऊपर सेंट्रलाइज जब कोई चीज़ होती है ना तो उसमें फिर टाइम बहुत लग जाता है, डिले हो जाता है। तो डीपीआईआईटी क्या करेगी कि विद इन 2 डेज़ जो भी प्रपोजल आएंगे वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ को भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली, और इसमें कितना 12 वीक का जो है टाइम इसका डिसाइड किया गया है कि 12 वीक के अंदर जो भी प्रपोजल आया है उसके ऊपर आप एक्शन आपको लेना होगा। तो ये इस तरीके का एक रिफॉर्म लेकर के आई सरकार। एक कीवर्ड याद रखो कि इसमें एसओपी लेकर आई सरकार, टू फास्ट ट्रैक एंड मॉनिटर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट और प्रपोजल्स। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो है मेमोरेंडम साइन करते हैं लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं करते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन तो ये आज की न्यूज़ में कुछ ये आइटम थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। जो गैप्स रह जाते हैं आप लोग कोशिश किया करो कि कमेंट सेक्शन में उनके ऊपर कमेंट कर दिया करो, ऐड कर दिया करो, है ना। बाकी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है कवर किया जाए, एटलीस्ट अपन को पता ही चल जाए कि क्या क्या न्यूज़ आई है जो हमको पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसके साथ मैं वीडियो रखता हूँ। धन्यवाद।